जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो जिस दिन से सीजल 2024 का रिजल्ट आया यानी 5 दिसंबर, उस दिन से मेरे भाई हर जगह पर सिर्फ ये सबूत मांगे जा रहे थे कि स्कैम कहाँ हुआ है, सबूत ला करके दो, स्कैम कहाँ हुआ है, सबूत ला करके दो। कुछ लोगों ने तो मेरे भाई बिना सबूत के ही घोषित कर दिया था कि एसएससी बेगुनाह है। मैं मेरे भाई आज की वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूं यहाँ पर कि कौन कौन से वो सबूत हैं जिसके आधार पर हम और आप सब मिल करके ये बात कह सकते हैं कि ये अब तक के सीजल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है, उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि यहां पर एसएससी से क्या पूछना है और एसएससी को क्या ये करेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये कितना बड़ा स्कैम क्या इस साल का हो सकता है या इस सदी का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई आपसे बात करता हूं यहां पर, ये जो भी स्कैम हुआ है इससे काफी सारे बच्चे का जो भविष्य है वो प्रभावित होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं स्कैम को लेकर के। तो 3 तरह के स्कैम अभी हैं जिसके सबूत मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहला है जेएसओ का स्कैम, उसके बाद है रॉन्ग क्वेश्चंस का स्कैम, और तीसरा है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन का स्कैम। स्कैम मैं हर जगह पर शब्द इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी नजरों में स्कैम यहां पर वो है जो गलत तरीके से हुआ और जिससे काफी सारे बच्चे प्रभावित हुए। इनमें एक भी स्कैम ऐसा नहीं है जिससे मेरे भाई बच्चों के मार्क्स ना प्रभावित हुए हो, कट ऑफ ना प्रभावित हुआ हो और एक अच्छा उम्मीदवार मेरे भाई बॉर्डर के पहले ना रह गया हो। हर वजह से मेरे भाई बच्चे कहीं ना कहीं रुके हैं और जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड सी कट ऑफ गई जिसकी संभावना भी किसी ने आज तक नहीं लगाई हुई थी। एक ऐसा कट ऑफ मेरे भाई सामने आया और बरगलाने की बात तो देखो एसएससी मानने को तैयारी नहीं होती है। तो लीजिए भैया आपके सामने सारे सबूत है, अब तो मानना पड़ेगा। सबसे पहले जेएसओ का स्कैम, जिसका मेरे भाई अभी अविनाश शर्मा सर ने आप लोगों को अभी वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया कि कितना बड़ा स्कैम है, कितने बड़े लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिसके कारण कट ऑफ कितनी ज्यादा आगे चली गई। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं ये जेएसओ स्कैम है क्या। अगर हम बात करें यहां पर तो होता क्या है, सीजल का जो रिजल्ट आया था उसमें 3 तरह की लिस्ट जारी होती है। लिस्ट 1 होता है जेएसओ का, लिस्ट 2 होता है और उसके बाद में लिस्ट 3 होता है जिसमें जनरल कैंडिडेट होते हैं, सारे कैंडिडेट होते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, जो जेएसओ वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक ओवर एज होते हैं, एक अंडर एज होते हैं। तो जो अंडर एज होते हैं उनका नाम 1 और 3 दोनों लिस्ट में होता है मेरे भाई, लेकिन ओवर एज वाले जो होते हैं वो खाली लिस्ट 1 में हो सकते हैं, लिस्ट 3 में नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आया है कि लिस्ट 1 के जो ओवर एज कैंडिडेट का नाम है उनका लिस्ट 3 में भी मेरे भाई नाम आ गया है। अब ये कैसे हो गया? अब ये तो भाई चेयरमैन साहब जो है उनसे पूछेंगे जिन्होंने ये लिस्ट को तैयार किया, और ये हाई लेवल मीटिंग भी बैठनी चाहिए एसएससी के अंदर में। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सबूत क्या है। जैसे यहां पर अविनाश शर्मा सर ने भी एक बच्चे का दिखाया यहां पर कि इनका नाम मेरे भाई पलाश है, और पलाश अग्रवाल का यहां पर क्या है, ये यूआर कैटेगरी से है, कोई रिजर्वेशन इनको नहीं मिला है, कोई यहां पर जो कास्ट के आधार पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला इनको। ठीक है, इनका यहां पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप सामने देख सकते हैं, ये इनका नाम है, इनके फादर का नाम है, मदर का नाम है, और उसके बाद में ये यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके जो मार्क्स आए हैं वो 158 के समथिंग करीब में आए हैं। ठीक है, अब ये जो 158 आया है तो इतनी कट ऑफ जो है वो लिस्ट 1 की गई नहीं है, तो कायदे से ये उसमें क्वालिफाई होते नहीं है। लेकिन लिस्ट 3 की कट ऑफ इतनी गई है, ये उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब लिस्ट 3 में इनका नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनका एज जो है वो ज्यादा है लिस्ट 3 के मुकाबले, इनका नाम उसमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन भाई साहब हुआ क्या कि जब लिस्ट तैयार किया गया ना तो इनका नाम उसमें डाल दिया गया। मतलब लिस्ट 3 के प्रिपरेशन में मैं आपको दिखाऊं, आप देखो मेरे भाई, मैं सामने सर्च करके आपको रिजल्ट यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, आपको चीजें पता चल जाएंगी। आप यहां पर देखो, ये है मेरे भाई यहां पर लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जब हम लोग इनका नाम सर्च करते हैं कहीं पर भी तो देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर 1 फॉर टीयर 2 पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसमें इस रोल नंबर को मैं सर्च करता हूं तो कहीं पर इनका नाम नहीं आता है, लेकिन जब हम वही लिस्ट 3 में इनका नाम सर्च करते हैं तो इनका नाम यहां पर आ जाता है। सवाल यहां पर, अच्छा कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। अगर आप देखो रिजर्वेशन होता ना तो फर्स्ट कैटेगरी के बाद में कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड मेरे भाई आता है। कैटेगरी सेकंड जो होता है वो एक्स सर्विसमैन वालों का होता है, और कैटेगरी थर्ड जो होता है वो यहाँ पर विकलांग लोगों के, जैसे उनको रिजर्वेशन जो मिलती है जिस कास्ट के आधार पर उनमें दिया जाता है। तो जब इनका ओवर एज है तो इनका सिलेक्शन हो कैसे गया? और अगर क्या इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। जितने भी स्टूडेंट लिस्ट 1 में है सबका नाम यहां पर मेरे भाई लिस्ट 3 में है। तो मैं अगर ये मान करके चलूं कि 1000 बच्चे ऐसे थे जो ओवर एज थे तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट 3 में उठ करके आ गए, और इसी कारण से जो लिस्ट 3 की मेरे भाई कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा चली गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब रिजल्ट तैयार किया जाता है तो उनमें काफी सारे फिल्टर लगाने होते हैं। फिल्टर में जैसे ये लगाना होता है कि जो कैंडिडेट ओवर एज है उसको नहीं लिया जाए। इन लोगों ने वो फिल्टर लगाना ही मेरे भाई यहाँ पर वो भूल गए। अब भूल गए तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। अब जो जेन्युइन कैंडिडेट है जो इस रेस में आ सकता था, जिसकी आशाएं जुड़ी हुई थी, जिसकी मेहनत मेरे भाई उसको इस पोजीशन तक लेकर के आई थी, जो मेंस दे सकता था, वो मेरे भाई इनके आने की वजह से बाहर हो गए। अब एसएससी ने बाद में ये भी सोचा
होगा कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बाहर कर देंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बाहर कर देंगे, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट जो आ सकता था, जो मेज दे सकता था, जो सिलेक्शन ले सकता था, आपकी मेरे भाई गलत हरकतों के कारण, आपकी गलती के कारण वो बेचारा वहां पर रह गया, उसका सपना टूट गया, उसका सपना बिखर गया वहीं पे। ठीक है, तो आपने आत्महत्या किया है कई सारे बच्चों के आशाओं का, आपने आत्महत्या किया उनके मेहनत का, आपने आत्महत्या किया मेरे भाई उनके उम्मीदों का। ये सीधा सीधा अपने आप में एक सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है, जहां पर एक बच्चा आस लगाए बैठा होता है और उसके साथ में रातों रात में ऐसा हो जाता है। एक आपकी छोटी सी गलती, और सबसे हद पता है कब हो जाती है, जब आप इस बात को मानने से इंकार कर देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके, इतने सारे कैंपेन हो चुके, और मजाल एसएससी की एक सिंगल नोटिस ला करके दे दे, मजाल वहां पर ये कबूल कर दे। मुझे आप लोगों से ऐसा वाला नहीं चाहिए, बीपीएससी वाले भाई साहब से की तरह एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, जो ला करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देते हैं, ये देखिए मेरे भाई बड़ी प्यारी वीडियो लगी मुझे इतना मजा है ना, पूछिए मत आप। यहाँ पर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कह देते हैं इस पन्ने को ला करके फाड़ के दिखा दो, और वहीं पर मीडिया वाला फाड़ देता है। ऐसे फर्जी एक्सप्लेनेशन ना दे, चेयरमैन है, कृपया उस बात को औहदा का मेंटेन करे, उस बात की इज्जत थोड़ी रखे। यहाँ पे मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि फर्जी तरीकों से बातों को ना घुमाया जाए, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाए। दूसरा स्कैम यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस का है, लेकिन इस स्कैम के जाने के पहले मैं मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखो अभी हमारे पास में है ना मेरे भाई काफी सारे एनोमलीज आ रहे हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मेरे भाई तरीके से आ रहा है कि सर हमारा नाम नहीं है, हमारे में ये दिक्कत है, हमारे में वो दिक्कत है। तो जितने बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा लग रहा है कि स्कैम हुआ है, तो वो मेरे भाई यहां पर हमारे साथ टेलीग्राम पर इस आईडी पर शेयर करके हमें बता सकते हैं। सेकंड वीडियो और मजबूती के साथ में आएगी और तगड़ी आएगी, और सबूत हम लोग एसएससी के सामने पेश करेंगे। तो सबसे बड़ा तो मेरे भाई यहां पर यही हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें रॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के, ये हमारा स्कैम नंबर 2 है। अब देखो क्या होता है, एसएससी की बड़ी प्यारी हरकत है, पहले तो वो सवाल गलत बनाते हैं, फिर बाद में उस सवाल के लिए बच्चों से पैसे लेते हैं कि हाँ भैया 100 रुपए जो है आप एक सवाल का दीजिए, और बच्चा एक उम्मीद लगा करके होता है कि चलो जितने का फॉर्म भरा उतने फिर से देने हैं हमें क्वेश्चन के माध्यम से, शायद हो सकता है हमें नंबर मिल जाए। भाई साहब कल जब रिजल्ट आया, जब कल फाइनल मार्क्स जारी हुआ, तो बच्चों की आशाएं वहीं पर टूट गई कि मेरे शिफ्ट में तो ये सवाल गलत पूछा गया था, मुझे उसके नंबर मिलते तो शायद मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता। वो इस उम्मीद में लगा करके बैठा था कि नंबर तो मिले होंगे, बेचारे को नंबर मिले ही नहीं। मैं मेरे भाई 2 सवाल आपको दिखाता हूं। सवाल नंबर 1 यहां पर ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा कि इसके अंदर में गलती क्या है, मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूंगा। और दूसरा सवाल यहां पर नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है। मेरे भाई सबसे पहले इस सवाल को आप देखिए, इसके बारे में अभी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यह सवाल अपने आप में गलत है और इसको गलत किया जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। देखो मेरे भाई यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वेरी डायरेक्टली विथ एक्स एंड इनवर्सली विथ वाई। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन x बराबर 5 एंड y बराबर 3, और गिवन क्या दिया गया, x का मान अगर 0 है, y का मान 1 है तो फंक्शन का मान 15 होगा, या x का मान 1 है, y का मान 15 है तो फंक्शन का मान 2 होगा। अब कायदे से जब भी कोई भी चीज अगर मैंने किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे अगर हम स्पीड को ही देखें तो स्पीड जो होता है वो मेरे भाई डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखते हैं। ठीक है ना, कि जो डायरेक्टली है वो ऊपर में रहेगा और जो इनवर्सली है मेरे भाई यहां पर वो नीचे में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी तो इस फंक्शन को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था कि ये जो फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, और जब यहां पर इस इन्वर्सन को हटाएंगे मेरे भाई तो c नाम का एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा। अब अगर मानो क्वेश्चन में कहा गया अगर x का मान 0 है, तो मेरे भाई अगर x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी, 0 हो जानी चाहिए थी, बट इन्होंने कहा फंक्शन का मान तो 15 है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो जबरदस्ती का सॉल्यूशन है, बर्ग लाने वाली बात है और कोई बात नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद में कई सारे लोग यहां पर इसको 4 अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, अरे गुरुजी इसका सॉल्यूशन तो ऐसे नहीं ऐसे होना था। अरे बाबू मुझे पता है सॉल्यूशन क्या होना था, लेकिन अगर मेरे से कायदे में जाओगे ना तो इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटी था ही नहीं। 10 तरह के सवाल ऐसे मैं बना चुका हूं और 10 तरह के मैं पढ़ा चुका हूं, आए दिन पढ़ाता हूं और मुझे पता है। सेकंड सॉल्यूशन मेरे भाई जो सर्कुलेट है, जो हमने भी कल रात को अपने मेज के बैच में पढ़ाया, लेकिन मैं उससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूं, ना मेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है। वो यहां पर यह है कि अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ax कह दिया जाए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो b अपॉन y कह दिया जाए। अब कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अगर हम देखें यहां पर तो कहा गया x का मान 0 है और y का मान 1 है तो f का मान 15 होगा। f का
का मान मेरे भाई कितना होगा 15। x का मान अगर मानो 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई y का मान कितना है 1 है। इससे हमारा मेरे भाई b का मान निकल जाएगा, और b का मान कितना होगा 15 हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। कंडीशन नंबर अगर हम 2 की बात करें मेरे भाई, इसमें कहा गया x के मान 1 पे और y के मान 15 पे फंक्शन का मान 2 होगा। फंक्शन का मान मेरे भाई कितना होगा 2 होगा। कब? जब x का मान हमें 1 लेना है। तो मेरे भाई यहां पर 1 लेना है तो 1 इंटू ए 1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ y का मान 15 लेना है तो सीधी सी बात है मेरे भाई 15/15। अगर आप यहाँ देखोगे तो 15/15 यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, तो a का मान मेरे भाई निकल करके आ जाएगा 1। अब हमें दोनों कांस्टेंट के मान निकल गए, इसको रख करके हम तीसरे में रखेंगे, इसकी वैल्यू हम तीसरे में रखेंगे तो जाएगा, और मेरे भाई वहां पर फाइनल हमारा आंसर आएगा। उसमें यहां पर ये कहा गया अब x का मान 5 है, y का मान 3 है, दोनों तुम्हारे कांस्टेंट के मान पता है, तो फंक्शन का मान बताओ। तो फंक्शन का मान कितना होगा? a का मान मेरे भाई कितना आ गया? तो 1 आ गया। x का मान इन्होंने मेरे भाई कितना दिया हुआ है जरा बताना, 5 दिया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। b का मान मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने कितना है? तो b का मान मेरे भाई 15 है, और उन्होंने भी मेरे भाई यहाँ पर देखो y का मान कितना दिया? तो 3 दिया है, यानी ये कट जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 + 5 मेरे भाई 10, लीजिए सेटिस्फाई हो गया। हम तो खुद ही आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हैं जो आप बाद में हमको कोर्ट में देंगे, ठीक है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहां पर पढ़ाया गया है, कैसे है मेरे भाई? या तो कोई संख्या यहां पर डायरेक्टली है तो ऐसे लिखते हैं, और इनवर्सली है तो ऐसे लिखते हैं। कहां पर है? क्यों प्लस आएगा बीच में? प्लस नहीं आना चाहिए तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहां पर ये क्वेश्चन गलत है। और यहां पर जिस तरीके से आपने ये पूछा, तो जो बच्चे हैं सबको इसके मार्क्स मिलने चाहिए थे। ये है आपकी पहली गलती, जिसके कारण काफी सारे बच्चे प्रभावित रहे, ठीक है। बाद में जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं हम उसको पहले ही दे दिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मेरे भाई पॉइंट नंबर 2 को लेकर के। दूसरा सवाल जो आपकी तरफ से यहां पर आया है, दूसरा सवाल की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो समझिए दूसरा सवाल ये नंबर सिस्टम का है। अब इसके भी दो तरह के पक्ष पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इस सवाल को बताता हूं नंबर सिस्टम का। ये क्वेश्चन है हमारा, कहा गया कि ये डिविजिबल है 3 से, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? सबसे पहली बात, आज तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें बकायदा ये बताया गया है कि ये 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है। आपने कहीं पर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं कि ये कितने डिजिट का नंबर है। अगर यहां पर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है तो पी के मेरे भाई कई सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं। पी का मान मेरे भाई सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। तो कायदे से अगर हम इसको सिंगल डिजिट की नंबर माने, और हम यहां पर क्या कहें, हम यहां पर ये कहें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब पी के काफी सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बट चूंकि इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम पूछा तो आंसर तो 9 होगा, लेकिन वो उस कंडीशन के हिसाब से जब हम सिंगल डिजिट नंबर माने। अब एसएससी का हो सकता है ये कहना हो, अपनी कोर्ट में दलीलें पेश कर दे, नहीं जी हम तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर इन सारे ऑप्शंस में मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो ये होगा। अरे भैया, क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन के हिसाब से बनाता है कि क्वेश्चन के हिसाब से बनाता है? हम लोग कंपटीशन पढ़ाते हैं तो बेशक कहते हैं ऑप्शन का सहारा ले लो, लेकिन जब आप किसी को कोई भी क्वेश्चन देते हो तो क्या ये बोलते हो नहीं ये क्वेश्चन से ऑप्शन से बनेगा? ये तो इसका बेसिक हो ही नहीं सकता। ये जबरदस्ती की तितरलोजी और कोई बात ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से बच्चे गलत है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर एसएससी ने माना है 12 वो भी पूर्ण रूप से गलत है। चैलेंज करना पड़े मैं 10 किताबें ला करके आपके सामने रख सकता हूं और ये बात मैं घोषित कर सकता हूं। और इसके लिए आपने बच्चों को नंबर नहीं दिया, जिसके कारण काफी ऐसे अभ्यर्थी थे इस शिफ्ट के मेरे भाई 23 तारीख वाले, देखो 24 सितंबर के शिफ्ट 3 के बच्चे थे जो मेरे भाई रह गए, जिनको मार्क्स मिलना था और वो कट ऑफ क्लियर कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, और उन सभी के सपनों को टूटने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एसएससी है और कुछ नहीं। जब नहीं आता क्वेश्चन सेट करने बता दो, हम अपने कंटेंट डेवलपर भेज देंगे, बढ़िया क्वेश्चन सेट कर देंगे। बढ़िया किताबों में क्वेश्चन सेट करते हैं, बढ़िया बैचेस में क्वेश्चन सेट करते हैं, आपके लिए भी बढ़िया क्वेश्चन सेट कर देंगे। इतनी सारी समस्याओं से तो आप जूझ ही रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट में सेट करना आता है। मेंस का पेपर 2 शिफ्ट में लेते, उसमें भी मेरे भाई कोर्ट केस आपका 1 साल तक चलते रहता है। भूल गए यहां पर 2019 का पेपर, या याद दिलाऊं जहां 18 तारीख का पेपर आपने एमटीएस से भी बुरी हालत में सेट किया हुआ था, जहां पर बच्चों के 200 में 200 नंबर आए थे। कभी तो सुधार कर लीजिए। और उसके ऊपर में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को बर्ग लाना, नहीं ऐसे होगा। मैं 100 एक्सप्लेनेशन 100 इसके दलील दे सकता हूं कि क्यों ये सवाल गलत है, आप एक मेरे को सही करके दिखा दीजिए कि क्यों आपने सही माना है। इस रॉन्ग क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा एक इशू है यहां पर। तीसरा अगर हम यहां पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का स्कैम, भैया चिल्लाते रह गए ट्विटर पर, आए दिन हम लोग मैसेज करते रह गए मार्क्स पब्लिक करो, मार्क्स पब्लिक करो, आपने किया नहीं। अब मैं बताता हूं इसमें स्कैम क्या हुआ है। क्या एक ही डेट और एक ही शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है? यही प्रॉब्लम आ रही है। 24 तारीख का कोई बच्चा है, शिफ्ट में किसी के 2 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर बढ़ गए। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पब्लिक मार्क्स देखेंगे तब तो होगा ना कि यार एक शिफ्ट में एक बच्चे के 140 से 145 हुए और उसके 140 से 141 हो गए, तो वहां पता चलेगा कि एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आया है। लेकिन आपने तो बहुत प्यारा खेल
खेल खेला आपने तो मार्क्स ही जारी नहीं किए। कितने ट्वीट हम लोगों ने किए ट्विटर के ऊपर में। फिर अगर कोई फिजिकल प्रोटेस्ट हो तो आप ये बोलेंगे असंवैधानिक तरीका अपनाया जा रहा है, बर्ग लाया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, भीड़ भड़काई जा रही है, इनके ऊपर में एफआईआर करो, इनको जेल में डालो, इनके ऊपर में ये करो। लेकिन आप प्यार से सुनते कहाँ है? आप देखिए ना, कितना ट्विटर से कितना विनम्र आवेदन आप लोगों से किया, कितना निवेदन हम लोगों ने किया कि मार्क्स पब्लिक कर दीजिए, मार्क्स पब्लिक कर दीजिए, मार्क्स पब्लिक कर दीजिए। आप सुनते कहाँ है? क्योंकि आपको अपनी गलतियां छुपानी है। क्योंकि भाई देखो, इतना फैक्ट होता है, कोई भी चेयरमैन होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो अपने ऊपर में, अपने शासनकाल में अपने ऊपर में आरोप नहीं लेना चाहता। उसको तो अपने प्रमोशन की पड़ी है कि हमारा टर्म बड़ा नीट एंड क्लीन हो, एकदम कोई प्रॉब्लम ही ना है उसके अंदर में, हो भी तो दबा दो। ठीक है, शुरू में नीट का स्कैम याद है ना, जब आ रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि स्कैम कहाँ हुआ, स्कैम कहाँ हुआ, स्कैम कहाँ हुआ है। और जब मेरे भाई सारी बातें आई सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ पर जो टीचर लोग पहुंचे, तब जाकर के उन्होंने मानने की कोशिश की वहां पे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो स्कैम है, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसके लिए मार्क्स पब्लिक करो आप, ताकि हम लोग, आप नहीं कर सकते ना, हम लोग कर लेंगे आपके हिस्से का काम। मत चिंता करिए आप इतना कर दीजिए कि मार्क्स पब्लिक कर दीजिए। हालांकि आप ये काम करेंगे नहीं, हमको पता, आप अपनी गलती थोड़ी खुद बताइएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने तरीका ढूंढा, हम आपको बताएंगे तरीका यहाँ पर क्या है। तो फिर से मैं एक बात बच्चों से आग्रह करूंगा कि जितने तरह के प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि दो कैंडिडेट एक ही शिफ्ट के हैं और आपको लगता है कि दोनों के अलग अलग मार्क्स बढ़े हैं मेरे भाई, आप मेरे साथ इस ट्विटर आईडी पर शेयर करिए। हम ट्विटर आईडी कह रहे हैं, टेलीग्राम पर मेरे भाई शेयर करिए। हम लोग जब कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं सारे टीचर्स मिलकर के, जिसमें अविनाश शर्मा सर हैं, हम लोग हैं, तो उसके अंदर में हम लोग इसको सबूत के तौर पे पेश करेंगे। साथ में अगर कोई और भी बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरे साथ में दिक्कत है, भाई आप भी और जुड़ जाओगे। तो जहां एक बच्चा पलाश यहां पर केस कर रहा है, हम आप लोगों को नाम और भी जोड़ करके मेरे भाई 7-8 बच्चों के माध्यम से इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मेरे भाई यहां पर फर्स्ट हियरिंग में केस को रफा दफा कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। अब हमारी डिमांड एसएससी से क्या है? सबसे पहली मेरे भाई यहां पर डिमांड तो ये है कि आप अभी तक सांप सूंघ चुका है आपको, आप एक नोटिस अभी तक आपने जारी नहीं किया अपने वेबसाइट पर, सारा तमाशा बैठे बैठे आप देख रहे हैं। आपके मेल पर इतने मेल दाग दिए हम लोगों ने, बच्चों से इतने मेल करवा दिया, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ट्विटर पर नंबर बनाया, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब लगता है मुझे सड़कों पर ही उतरने का एक चारा आप छोड़ रहे हैं, और अगर वो हो गया तो बात बनेगी नहीं और बात बिगड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे आग्रह है, और छोटी सी आग्रह बस इतनी है कि एक इमीडिएट नोटिस अपने यहां पर वेबसाइट से जारी कर दीजिए, या तो स्टे लगा दीजिए इसके ऊपर में, होल्ड कर दीजिए इसको, कि हाँ भैया हम मानते हैं कि हमारा पर्दाफाश हो चुका है, स्कैम हो रहा था वो हो गया है, अब हम इसको गलत मानते हैं और इसका जो है यहां पर सही उपचार करेंगे। एक हफ्ते के अंदर में या जितना जल्दी हो सकता है हम इसका रिवाइज रिजल्ट लेकर के आएंगे और हम यहां पर बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस गलती को ना मानना वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं ये मानता हूं अपने लाइफ में, होता है, हर किसी से हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं, हो जाती होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, आपके इस गलती से कई सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और भविष्य बर्बाद करना और देखना चुपचाप, ये सबसे बड़ी गलती है। आप देख रहे हैं, आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको सुधार करिए। तीसरा, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन चाहिए। महाशय, वो बीपीएससी वाले चेयरमैन साहब की तरह वीडियो लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिएगा। थोड़ा आपकी इज्जत बहुत ज्यादा है, और ज्यादा है तो कृपया करके क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एक सबूत के साथ में लेकर के आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो वो करिए, नोटिस के माध्यम से कर सकते हैं तो वो करिए, और बताइए यहां पर कि हाँ ये गलती है, और यहां पर आयोग में इसके ऊपर में एक्शंस लिए गए और दोबारा से नहीं होगा। अन्यथा मैं आपको एक और चीज बता दूं, शायद मुझे यहां पर ये कहना पड़ रहा है, लेकिन हम संविधानिक तरीके से मेरे भाई यहां पर हमारे कुछ स्टेप्स होने वाले हैं, और सीधा सीधा बात होने वाला, एक तो लीगल हम आपसे कोर्ट में फाइट करेंगे ही करेंगे, जो सर ने बताया भी यहां पर, और दूसरा मैं पूर्ण रूप से पहले दिन से कह रहा हूं, हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए हम मेरे भाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे भाई हमने यहां पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट किए, लखनऊ में किया मेरे भाई, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किया, अपनी हक अपनी बातें जो है वो मनवाई सरकार से, और हम इसके लिए भी तैयार है, चाहे जो करना पड़े। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लाठी खाना पड़े खाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सिस्टम में सुधार लेकर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एसएससी ये वीडियो देख रही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देख रही तो कृपया करके आप सभी लोग ये वीडियो को एसएससी तक पहुंचाएं, और ये बड़ा स्कैम है, इसको बात को माना जाए। और कुछ लोगों से मेरा आग्रह है, बिना जाने बिना समझे मेरे भाई क्लीन चिट मत दिया करो। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको पता भी नहीं है कि एक बच्चे का संघर्ष कितना बड़ा होता है। ठीक है, 2000-3000 रुपए किराया देकर के वो कैसे रहता है, कई बार दाल चावल खा करके वो सो जाएगा, कई बार भूखे पेट वो सो जाएगा, कई बार वो अपनी निराशा में मर रहा है, उसको कहने की किसी से हिम्मत नहीं होती कि मेरा ये पेपर नहीं हो पाया। उस बेचारे को ये लगता है जिंदगी भर अपने आप को वो कोसता रहता है यहाँ पर कि अरे यार मेरे वजह से नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। लेकिन उसको कौन बताए कि बेटा तूने तो मेहनत की थी, यहाँ पर पीछे से कुछ नकलची लोग थे, पीछे से कुछ बेईमान लोग थे, तेरे हक की नौकरी लेकर के वो चले गए। और तीसरा, जो मेंस वाले बच्चों को ये लग रहा है ना यार, ऐसा करने से कहीं एसएससी नाराज ना हो जाए। तुम्हारे फूफा हैं कि नाराज हो जाएंगे? हैं, नाराज हो जाएगी तो मेंस का पेपर डिले करा देगी। फूफा है तुम्हारे? ये बताओ, जो बच्चा प्री में गलत तरीके से घुसा है, क्या गारंटी है कि वो मेंस में सीट लेकर के नहीं जाएगा? तो इसलिए फर्जी बातें करना बंद करो मेरे भाई, यहां पर खुल करके सपोर्ट करो बच्चों को भी, टीचर्स को भी, जो इसके लिए ऊपर आवाज उठा रहे हैं, और मेरे भाई सहयोग करके रिफॉर्म लेकर आओ। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।